जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रम्प ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। से आपको पता है, जब आप फिल्म देखने जाते हैं डरावनी मूवी, आपको पता है कि ये इसमें से कोई भूत निकल के मुझे खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी दिल डर लगता है ना। तो फिर भी हमें घबराहट होती है जब इस तरह की मूवी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई झूठ अगर कई बार बोला जाए तो हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल उसे सच मानता है। जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रम्प ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीज़ें सिद्ध हो रही हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO के तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना है। जैसे आप ऑर्गेनिक की अगर बात कर रहे हैं, तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करें? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फ़ायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो खाद डाई वगैरह से कर रहे थे में 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे। 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है हम 1 एकड़ में जो हम अपना जो बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के तले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर एक क्वेश्चन है सर, इसमें क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता खाए, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं। जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, जो कि हम चाहते हैं। ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति होगी, यही उम्मीद करता हूँ। सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने काम करने के बाद उसको 2000 रुपये मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपये की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपये 700 रुपये हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना, खाने पीने का, ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपये किलो ना हो, 1000 रुपये किलो हो, तब आप एक दाना चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट यूँ पड़ रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो बिक गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। जैसे कि सरकार भी यूरिया और
सरकार भी जैविक खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा आपके सामने? देखिए, ये सरकार नहीं करेगी, सरकार को करेगी जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को लगना पड़ेगा, हमें ही अपने मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी सबको मिलकर, और सारे काम सरकार करेगी क्यों, कुछ काम पब्लिक को भी करना चाहिए। सर, ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका, तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया गया। 8 तरह के दालें हैं, 5 तरह के मिलेट्स, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं, और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसलिए ऑयल की जरूरत ही नहीं है आपको, और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। सर, अभी आप जैसे कि वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी की चोट लगती है, जैसे लोहा, जैसे टिटनेस के जैसे की बात करें, तो लोग उससे डरते हैं उससे कि अगर नहीं लगाएंगे तो जैसे बॉडी हीट हो जाएगा। हाँ, देखिए, जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है 2 खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी डर गए, आपने इसे लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता आया हूँ कि कोई वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, वैक्सीन से लोग मरने वाले जो मर ही रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है टिटनेस को रोकने के लिए, उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए वो टीका लगा दे, आपको चोट लगे, पंडित जी टिटनेस ना हो टीका लगा देगा, उसका जितना रोल है वो सिर्फ फेथ की बात है, बिलीव की, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुश्किल आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेथ की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल है कि तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो मैंने बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी में दीमक खा गया नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो हम अपने पेशेंट को जब भी कहीं चोट लगती है, नीम का पत्ते का पेस्ट बनाए पानी से और वहाँ पे लगा दिया तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है तो नीम का ही कुल्ला कराते हैं, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ, तो कोई भी चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, और ये चीज़ मैंने अपनी ग्रीन गोल्ड किताब में डाला है, सारे रेफरेंस, मॉडर्न रेफरेंस भी डाले हैं मैंने और आयुर्वेदिक रेफरेंस भी डाले हैं। सर, जो केमिकल फ्री किसान फसल उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती, वो यदि आपको बेचना चाहे तो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं, 125 तो हर दिन अभिनव जी जोड़ना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है विश्वरूप.com, वहाँ जाके हमारे फ़ोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, जुड़ सकते हैं। एक आदमी 1 महीना एडल्ट, 1 एडल्ट। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 डब्बे चाहिए, जिनके 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज़ में, 3700 रुपीज़ में पूरे महीने का खाना पीना हो गया। सर, आपने बात की जो इलाज है इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते, तो क्या कैंसर के पेशेंट के लिए क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेज में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी आज ही शुरुआत में भी 2-3 उदाहरण दिखाए। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था। छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। ऐसे मैं आपको अभी, आप लोग सब पास में ही है मेरे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आचार्य मनीष जी हैं यहाँ पे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे फोटो हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है, कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है, वो बायोप्सी से तब हालत खराब होती है। उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूँ। मनीष जी, हाँ आइए आइए, अभिनव जी आप यहाँ बैठ जाइए, एक बार थोड़ा दिखा दीजिए।
आप ये ध्यान से देखो फोटो बीच वाली, ये पेशेंट को दांत में दर्द हुआ था, इनको दांत में दर्द हुआ था कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी, तो बंदा निकलवा ही लेता है। अकल दाढ़ निकलवाई, 15 दिन बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई, डॉक्टर के पास गए, कहता कुछ और लग रहा है, बायोप्सी कर लेते हैं। इन्होंने बायोप्सी करवा ली, अच्छा बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई कैंसर नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद ये हालत हो गई इनकी। ये देखो, पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ये देखो 1.5 साल में ये हालत हो गई। अब मैं आपको एक आधा और दिखाता हूँ। अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नाक पे एक दाना है, ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा जी, बायोप्सी होगी, तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, रिपोर्ट आई नॉर्मल, तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है ये, बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद, और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई इनकी। हम भी कुछ सर हमारे भी कुछ सवाल है सर, यहाँ ऊपर। हाँ कहाँ है? ये मैं अच्छा यहाँ उधर, अच्छा वहाँ, हाँ प्लीज प्लीज बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसानों से ही लिया जाए तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए? हाँ नहीं, उसी में प्रॉफिट है। जैसे अभिनव जी, आप तो इस गेटअप में हैं, आप कभी इनके खेत में आइए, ये ऐसे ही मिलेंगे। आप एक कहावत शुरू करो, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, आप बोलो आओ हमारे खेत में। हाँ, इनके खेत में आप आइए। किसानों से मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं, वो करने का तरीका क्या है? भैया 1 मिनट में एक फोटो दिखा दो, इनको पता लग जाए लोग आजकल बच्चों कैसे फंस रहे हैं। आप ये देखो, एक बच्चा है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, कान के पास इसके थोड़ा सा मांस पड़ा हुआ है, और ये इसको 1.5 साल से था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माँ बाप को टेंशन होती है, डॉक्टर के पास चले, इलाज फ्री होगा, भारत सरकार ने कार्ड बना रखा है, ये हॉस्पिटल पहुंच गए, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी करके देखेंगे। अच्छा, उन माँ बाप को पता भी था बायोप्सी होती क्या है, बायोप्सी कराई, और 1 साल और 2 महीने के अंदर बच्चे की ये हालत हो गई है। जितना बड़ा सिर है उतना बड़ा सिर एक और डेवलप हो गया। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया इसको, ये कैसे हो गया ये? तो हम सिर्फ ये एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग, बायोप्सी, पेट स्कैन और मैमोग्राफी, ये अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि ये कैंसर क्रिएट करती है। तो सर ने कल एक बात बोली थी कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, जो आपने चैलेंज बोला था कि मुझे कोई बताए कि बायोप्सी से, पेट स्कैन से और मैमोग्राफी से कैंसर नहीं फैलता है। तो सर कितने का इनाम बोल रहे थे कल आप? 10 लाख का इनाम है। अरुण बहल, सेक्रेटरी DMB के, और हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी स्टेज पे आएं बुक रिलीज के लिए, प्लीज बी क्विक। डॉक्टर नमिता, कल्पना, प्रतीक्षा, डॉक्टर संजू, डॉक्टर वंशिका, अभिषेक, मिस्टर मोहन जोशी, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर तन्वी, मिस्टर पुष्कर, कपिल, पदम, अगर रंजन भी हैं ही कैन जॉइन, शुभम, दीप्ति, मिस शालिनी, तो मैं आग्रह करूँगा हमारे चीफ संजय मोहन जी से तो उसका बोले एड्रेस करें ऑडियंस को। आज इस पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर हमारे भाई, मित्र और प्रेरक डॉक्टर BR
चौधरी जी, आचार्य मनीष जी, जिनको सदैव सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। कहा जाता है कबीरा संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो भी गंधी दे नहीं, क्यों भी बास सुबास। मैं डॉक्टर B.R. चौधरी जी से हमेशा सुभाषित होते रहा हूँ। शायद आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर B.R. चौधरी जी के संपर्क में और आचार्य मनीष के सानिध्य में मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूँ। और जिस तरह से बताते रहे हैं, कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बड़ी रोचक होती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ इसलिए रोचक होती हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जिया है उसको। तो हमने भी डॉक्टर साहब के सलाहों में जिया है। और केवल इतना ही नहीं, हम तो बार बार आग्रह करते रहे हैं डॉक्टर साहब से और आचार्य मनीष जी से कि मेरे बिहार चलिए, क्योंकि मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य भी हूँ और निश्चित तौर पे अपने प्रदेश की सेवा में लगा रहता हूँ। और आप जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से डॉक्टर चौधरी और आचार्य मनीष जी निस्वार्थ भाव से लोगों की को सेवा देते रहते हैं। और जब ऑन द स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट का मामला मैंने कई बार फोन किया इन लोगों को कि भाई इनको दिखाना है, वो आदमी दिल्ली आ चुका है, समय मिल गया। तो शायद यहाँ उपस्थित लोगों को भी समय मिला होगा, तभी वो इतने उत्साहित होके इस कार्यक्रम में है। और मैं भी, बारिश हो रहा है, मेरे मकान के बाद गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल हो रहा था, पूरा रास्ता बंद था, लेकिन मेरे इरादे बुलंद थे, मुझे जाना था। तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर, और मेरे घर से लेकर मेरे मोहल्ले, यानी मेरे मोहल्ले का अर्थ है मैं NLC क्वार्टर में रहता हूँ, बिहार के उच्च सदन के साथियों के साथ रहता हूँ। तो वहाँ भी कई लोगों को फ़ोन पर बात करा के, और ऐसे कई लोगों को मुझे तो लगा ठीक हुए, अच्छे हुए। लोगों ने बाद में मुझे बताया भी कि हाँ बहुत फायदा हुआ। कई लोगों को दिल्ली भी भेजा। तो मुझे लगता है इस सेवा कार्य, यह सेवा कार्य और बलवती हो, बुलंद हो, हम सब की शुभेच्छा है। आज थोड़े काम में होने के कारण समय कम दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मन आपके साथ है, मेरी मनोकांक्षा है, मेरी शुभकामना है कि आपकी यह पद्धति और आगे बढ़े और लोगों को स्वस्थ बनाए, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। तो स्वस्थ बनने की शुभकामना के साथ कि देश का एक एक नागरिक स्वस्थ बने और आप सबका योगदान रहे, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये HMPV का खेल को एक्सपोज करने के लिए हमने क्या किया, हमारे ही ऑफिस के जो अभी अब थे स्टेज पे, हमने सबका HMPV टेस्ट कर दिया। मैं अपना भी टेस्ट कर दिया। अपना तो मैंने 7 बार कराया, और कुछ कुत्तों का भी कर दिया, गली के कुत्ते। और 50 टेस्ट में से 7 HMPV पॉजिटिव निकल गए। और जब टेस्ट कराया हमने तो सारे कैमरा लगा दिए ताकि बाद में वो मुकर ना जाए लैब वाला कि भाई ये तो टेस्ट हुआ ही नहीं था। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सारे टेस्ट इस तरह से बने हुए हैं कि एक ही इंसान को एक ही समय में एक ही वाला टेस्ट 10 बार करा देंगे तो एक बार पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे इस वक्त 300 लोग बैठे हैं, हम लोग सब मिलके। तो 300 लोगों को अगर कोई भी नीपा का टेस्ट कराता तो 30 नीपा पॉजिटिव केस तो यही है, यानी कि पूरा का पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से यहीं पे है, राइट। तो कितनी विस्फोटक बात है। तो वो टेस्ट का खेल है ये। जब हमने 23 जनवरी 2025 सुभाष चंद्र बोस जयंती, आज ही के दिन हमने ये किताब रिलीज की, तो आप पाएंगे पीछे जाके देखिएगा कि 24 जनवरी के बाद से HMPV का भूत पिछले साल पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया से गायब हो गया। तो उससे 1 साल पहले जाइए, मंकी पॉक्स आ गया, मंकी पॉक्स आ गया, स्कूल भी बंद कर दिए गए, टेस्टिंग चालू कर दिया गया, और लगभग इसी समय। और तब हमने मंकी पॉक्स को एक्सपोज करने के लिए फिर से वही काम किया। हमने मंकी पॉक्स का टेस्ट किट मंगवाया और उस टेस्ट किट से
हमने मंकी पॉक्स के 25 टेस्ट कर दिए, फिर दोबारा 25 का दोबारा बैच, 25 का दोबारा बैच। हमने देखा कि अगर एक इंसान को 25 बार टेस्ट कर दिया जाए, एक बार तो मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएंगे। डॉक्टर नमिता का ब्लड सैंपल लिया था तो वो एक बार पॉजिटिव आ ही गई, कुछ लोग नहीं भी आए लेकिन कुछ लोग आ भी गए। तो वो सारे रिकॉर्ड्स, सारे सबूत हमने इस किताब में डाला, इस किताब को रिलीज़ किया। वो आप देखेंगे ऑनलाइन सारे स्टोर्स पे है। और उसके बाद से मंकी पॉक्स का भूत जैसे ही एक्सपोज हुआ ख़त्म हो गया। तो मैं आपको श्योरली ये बता सकता हूँ, आज के इस कॉन्फ्रेंस में करीब इस वक्त 50 से अधिक लाइव जगह पे चल रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में अभी लाइव चल रहा है, बाकी यहाँ पे कैमरा हैं। कल से आई एम श्योर नीपा का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया के टीवी स्क्रीन से गायब होने वाला है। तो ये समझने वाली बात है कि जो तो मुद्दा है ही नहीं उसे मुद्दा बना देना और डरा देना। याद रखिएगा, जब आप डर जाते हैं तब आपको लूटना बहुत आसान हो जाता है, वेरी इजी, है ना। डर के दुबक के बैठ जाएंगे। एक डरे हुए इंसान से आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। एक डरा हुआ इंसान अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है। याद कीजिए, कोरोना पॉजिटिव आ गया, इस डर से वो हॉस्पिटल के छत से कूद गया, मर गया। याद आ रहा कुछ, है ना। तो आप अगर ढंग से डरा देंगे किसी को तो अपनी जान देने के लिए, माल देने के लिए, सब कुछ देने को इंसान तैयार हो ही जाता है। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स की लाश भी देने को तैयार हो जाता है ना। लाश भी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए, अच्छी तरह डरा दो तो क्यों छोड़ के आ गए? कोरोना ना फैल जाए। क्या हम सब ने क्लास 8वीं पढ़ी है? हमने पढ़ी है क्लास 8वीं में, हमने सुना है, पढ़ा है उसमें कि डेड बॉडी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया फैला नहीं सकता कभी, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस फैलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, सांसें लेना पड़ेगा, और डेड बॉडी में तो सांस ले सकती है ना, बोल ही सकती ना खा सकती है। तो डेड बॉडी इज लाइक स्टोन, और स्टोन से कोई चीज़ फैलती नहीं है। इतनी छोटी सी बात है जो हमने बचपन में पढ़ा है, क्लास 8 के सिलेबस का पार्ट है, और उसके बाद भी इतना इंसान डर गया कि भूल गया कि प्रिंसिपल ऑफ ये बायोलॉजी है क्या, कोई चीज़ कैसे फैलती है। ज़रा सोच के देखिए, हमारे पूरे देश में किसी एक ने भी ये मुद्दा उठाया? हम तो तब से बोलते आए हैं, हम या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो बोलते हैं, उनको छोड़ दीजिए उसके अलावा, जबकि हम सब ने पढ़ाई की है ना। तो जो तो मुद्दा था ही नहीं कभी। कई बार लोग बोलते इतने लोग मरे कैसे? फिर मरा वही जो हॉस्पिटल गया, जो हॉस्पिटल गया नहीं वो मरा ही नहीं। कोरोना काल को याद कीजिए, जितने लोग मरने वाले आपको याद आएंगे वो हॉस्पिटल गए, वहां पूरी तरह से तैयारी कर ली गई, सारा जहर था उनके पास, अभी भी है, नीपा के नाम से जो जाएगा, रेटनोविर है, लेप्नोविर है, रेमडेसिविर है, याद कीजिए, बस पहुंचे तो सही, वो लगा देंगे, इंसान मर जाएगा बोल देंगे नीपा से पहली मौत, ठीक है ना। तो नीपा का खौफ फैलाने में आपकी लाश भी काम आएगी, ये आज की सच्चाई है। और कोई बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये तो लाइव चल ही रहा है ना, और बाकी जो कैमरा अपने अपने सोशल मीडिया में आप चलाएंगे ही चलाएंगे, ठीक है। तो ये मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस भरोसे में हैं कि आपका हेल्थ का ध्यान कोई हेल्थ मिनिस्ट्री कर देगी, कोई मेडिकल का हॉस्पिटल करेगा, वो नहीं करने वाले, वो तो आप ही को करना है। तो क्या करना है आपको, वही आज हम बात करने वाले हैं, रियल मुद्दे पे बात करने वाले हैं। रियल मुद्दा आज का ये है कि आज के बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार हैं, इतने बीमार कभी नहीं थे जब हम बचपन में थे, इवन आज भी इतने बीमार नहीं है जितने आज के बच्चे भी बीमार हैं। आप इसके बाद जो लोग लाइव देख रहे हैं, इसके बाद आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, पब्लिक स्कूल में, आप पाएंगे हर 2 में से 1 बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों की दिक्कत बच्चों को। हर तीसरा बच्चा चश्मा पहला बार नजर आएगा। हर चौथे बच्चे को डाइजेशन इशू है, सीरियस इशू। हर 10वां बच्चा ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हर 100 में से 1 बच्चे को ऑटिज्म है, जो कि स्कूल ही नहीं जा पाता, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है। हर 500 में से 1 बच्चे को आज की टाइम पे सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी आगे मैं दिखाऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब एक तरह से वो जिंदा तो है लेकिन बस जिंदा ही है। जैसे आप आराम से बैठे हुए ना, उनके पेरेंट्स को अगर बच्चे को बिठाना है तो एक रस्सी से बांधना पड़ता है, क्योंकि जब बैठते तो बैठने के लिए भी इन मसल्स का सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी मसल सपोर्ट नहीं करती, बस मुश्किल से सांस ले पाते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं।
सेरेब्रल पाल्सी, राइट। हर 500 में से एक बच्चा, हर 1000 में से एक बच्चा डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट है आज की तारीख में। अब याद कीजिए, जो दवाइयों, जो बीमारियों के नाम मैंने लिए, मेरी उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर वाले लोग, याद कीजिए हमारे टाइम पे, हमारे स्कूल के टाइम पे कभी ऑटिज्म, ADHD ये सारे नाम सुने थे आपने? तो एक कहाँ से आ गए हैं नाम? अब किसी डॉक्टर से पूछे, बोले जेनेटिक है। अगर तो जेनेटिक है, फिर तो हमारे पूर्वज को भी इनमें से कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए। फिर तो 40 साल का भी कोई ऑटिज्म का पेशेंट होना चाहिए, जो 40 साल का है आदमी और ऑटिज्म का पेशेंट भी। तो ऐसे लोग आपको एक भी नहीं मिलेंगे, नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि उस वक्त ये सारी बीमारियां थी नहीं। अब कैसे आ गई? आज हम बात करेंगे कैसे आई और कैसे प्रिवेंट करें और कैसे ठीक करें। और जो बच्चे ठीक हुए हैं, वो पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, उनसे मिलाऊंगा मैं, राइट, तो वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए पहले समझना पड़ेगा आज इतनी बदतर हालत कैसी हुई हमारी, और उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज भी हमारी दुनिया में 10% ऐसी आबादी है जो किसी तरह का कोई वैक्सीन कभी नहीं लगाती। 10%, कई सारे कारणों से वो वैक्सीन नहीं लगाती, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं लगाती, चाहे वो यूं ही छूट गए तो नहीं लगाया, लेकिन नहीं लगाती। पूरे दुनिया में, मैं बच्चों के ऊपर जो वैक्सीन लगते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने सारे बच्चे बचपन में लगते हैं ना, पोलियो के लगते हैं और TB के लगते हैं, जो हर तरह के जो वैक्सीन हैं, MMR वैक्सीन हैं, ये सारे वैक्सीन जो बचपन में शेड्यूल में जाके लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज भी हमारे दुनिया में 10% लोग जिनको वैक्सीन कभी लगा नहीं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी कभी दुनिया में ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडी बिटवीन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एंड अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, दो तरह के पॉपुलेशन होंगे ना, वैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको बचपन के सारे वैक्सीन लग गए, और अनवैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगा। अब इन दोनों की जिंदगी को अगले 20 साल तक नोटिस किया, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडी। और जब भी इस तरह के स्टडी हुए, वो स्टडी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखा गया, ये इस स्टडी के अनुसार कि जो वैक्सीनेटेड स्टडी बच्चे हैं उनमें 5 गुना ज़्यादा बीमारियां होती हैं अनवैक्सीनेटेड बच्चों से ज़्यादा, 5 गुना, 5 टाइम देयर मोर सिक, राइट। और ऐसा एक स्टडी नहीं, ऐसे हज़ारों स्टडी हैं। और ये देखा गया कि वैक्सीनेटेड बच्चों में डिप्थीरिया, टिटनेस, वूपिंग कॉफ वो दुगुना ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। और इसी तरह का ये आप देखेंगे न्यूजीलैंड स्टडी, जिसमें वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड बच्चों पे लॉन्ग टर्म स्टडी किया गया कई साल तक। तो ये देखा गया, चाहे वो अस्थमा हो, एक्जिमा हो, ईयर इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल हो, अचानक मौत हो जाना हो, हाइपर एक्टिविटी हो, ये वैक्सीनेटेड बच्चों में कई गुना ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन बच्चों ने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाया। ये वैक्सीन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी जड़ ही ये है, सारा कारण ही ये है। और इसी तरह के स्टडीज़ हैं, ये स्टडी है USA का स्टडी है, जनरल पॉपुलेशन वर्सेस जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। जनरल पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कोई ना कोई वैक्सीन लगाई है या सारी लगाई है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये आंकड़े अगर ध्यान से देखेंगे तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड बच्चों में अस्थमा होता है ज़्यादा, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में अस्थमा नाम की चीज़ ही नहीं होती है। ठीक उसी तरह से बाकी सारी बीमारियां स्क्रीन पे लिखी आई गई हैं। ADHD कई गुना ज़्यादा होता है, 10-15 गुना ज़्यादा होता है वैक्सीनेटेड बच्चों में, यानी कि 1500% इन कंपैरिजन टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। तो इस तरह से अगर मैं स्टडी पे स्टडी दिखाता जाऊं तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, 1-2 घंटे चाहिए। लेकिन एक स्टडी दिखाऊंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो स्टडी है, जो अभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं hsgac.cnet.gov में जाके, वो दिखा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की अपनी स्टडी जो अभी भी अपलोडेड है कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड, जिन बच्चों को वैक्सीन मिला उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन होता है, जिनमें वैक्सीन नहीं लेते उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन शून्य होता ही नहीं कभी। ठीक इसी तरह से जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं उन्हीं में डायबिटीज़ टाइप 1 होता है, जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी जाती उनमें डायबिटीज़ होती ही नहीं कभी। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो होगा ही नहीं कभी, राइट। और ऐसे ही ADHD जिसके जो आज का टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होता है। दुनिया में जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ADHD हो या जिसको ऑटिज्म हो, राइट। वो बहुत रेयर है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड बच्चों में कभी नहीं होती, या फिर
टिक्स का मतलब होता है कि अनवॉलंटरीली कुछ ना कुछ बॉडी में एक्शन। कई लोग होते हैं ना अनजाने में पल के ऐसे करते रहते, कुछ लोग करते रहते, कुछ लोग कोई ना कोई बात बोलते रहते हैं, रिपीटेडली टिक्स बोलते हैं। वो सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होती है। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड में शून्य, होती ही नहीं है। तो जितनी स्टडी आप देखेंगे इसी तरह से और खूब सारी स्टडीज़ हैं, राइट। ये जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनकी मृत्यु सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती रहती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी वैक्सीन लगाई ही नहीं। तो ये स्टडीज़ हैं और इस तरह से लिस्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर सारे स्टडी आपको देखने हैं पूरे एविडेंस के साथ, तो आज जो किताब हम रिलीज़ करेंगे दैट इज़ क्योर ऑटिज्म नाउ, उसके पहले मॉड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जिनको लगता है कि वैक्सीन से तो हमारी बीमारियाँ कम हो गई, पोलियो नहीं है, कई सारी और बीमारियाँ नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ऐसा दिमाग में आता है ना, तो ध्यान से देखेंगे आंकड़े। फॉर एग्जाम्पल ये मीजल्स का आंकड़ा है। एक टाइम था 1900, मीजल्स का आंकड़ा यूएसए का 1900 से लेके अभी तक का, कि मीजल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता था, लेकिन मीजल्स धीरे धीरे फैलना कम हो गया, मीजल्स से मृत्यु कम हो गई और जब फाइनली बहुत कम हो गया, ये वो टाइम था जब मीजल्स का वैक्सीन आया था। जब मीजल्स दुनिया से जाने लगी थी तब वैक्सीन आया, और अब ये लगता है कि एक बीमारी कम है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। चाहे हम यूएस का आंकड़ा देखें, चाहे हम यूके का, इंग्लैंड का आंकड़ा देखें, वैक्सीन कब आया? वैक्सीन केम एट दिस टाइम जब ये बीमारी दुनिया से जा चुकी थी। ये बीमारी दुनिया से गई कैसे फिर, अगर वैक्सीन ने ये कमाल नहीं किया तो? जब सैनिटेशन अच्छा होने लगा, साफ पानी मिलने लगा, भरपूर ठीक से खाना मिलने लगा, तो लोगों की हेल्थ ठीक होने लगी। ये वो टाइम था 1910 का या 20 का, जब माल न्यूट्रिशन ज़्यादा होता था दुनिया में, या फिर पानी की जो क्वालिटी होती थी, हाइजीन होता था, वो बहुत ख़राब होता था, या फिर गंदगी ज़्यादा होती थी। जैसे जैसे वो ठीक होता चला गया, दुनिया से कुछ तरह की बीमारियां गायब होने लगी। इंटरेस्टिंगली उसी के बीच में वैक्सीन को घुसा दिया और सारा श्रेय वैक्सीन पे डाल दिया गया। और ये सिर्फ एक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे और भी बीमारियाँ। आगे क्यों नहीं हो रहा भाई? हो गया। अब ये पर्ट्यूसिस एक और बीमारी, वूपिंग कफ बोल सकते हैं। वूपिंग कफ पहले काफ़ी होता था, लेकिन 1940 में कम होने लगा। कम होते जब बहुत कम हो गया, इस टाइम पे वैक्सीन की एंट्री हुई। तो इतिहास अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे जिन बीमारियों की वैक्सीन लग रही थी, वो बीमारियां ऑलमोस्ट जाने के कगार पे थी जब वैक्सीन की एंट्री हुई। तो वो कुछ एग्जाम्पल ये रहे। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी कोई वैक्सीन आई ही नहीं, जैसे टाइफाइड मोर्टलिटी रेट पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो गई। तो इस तरह के आंकड़े अगर आपको देखने तो किताब के अंदर तो मिल ही जाएंगे। हम बात करते हैं करना क्या होगा इस पर। तो याद रखिए, जब कोई भी वैक्सीन आपके बॉडी में डाला जाता है तो आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ डाली जाती है। ये सारी वो खतरनाक केमिकल है जो सीधे ब्लड में जाएगा तो आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ये सारे केमिकल्स के बारे में खुद ही थोड़ा स्टडी कर लीजिए। खुद स्टडी नहीं करना चाहते तो जो किताब आज रिलीज होगी उस किताब को पढ़ लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दैट दीज आर द केमिकल्स जो हमें बच्चों के ब्लड में या अपने ब्लड में कभी भी नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और अगर करेंगे तो भुगतेंगे भी हम या हमारे बच्चे, राइट। तो ये हमें समझना होगा कि आप ज़रा सोच के देखिए कि इस तरह के केमिकल्स को बॉडी में डाल के कैसे हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। जब भी कोई आपको बोलता है, चाहे वो डॉक्टर हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, कोई स्कूल हो, कोई भी बोले कि वैक्सीन से फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा होता है तो कैसे पता फ़ायदा होता है? कोई सबूत तो होगा। दुनिया में कोई सबूत नहीं है, एक भी ऐसा रिसर्च पेपर नहीं है जो ये बता सके कि वैक्सीन लेने के बाद ये वाली बीमारी गई है। एक भी नहीं है ही नहीं। और मैंने तो ऐलान किया था, मेरी जो किताब थी कोविड-19 वैक्सीन एंड द वायरस, कि अगर कोई एक सबूत दिखा देगा तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। लेकिन उस ऐलान को मैं बढ़ा के 10 लाख कर देता हूँ। 9 लाख रुपए आचार्य मनीष देने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल 10 लाख हो गया।
तो गसला कर देता हूँ कि एक भी सबूत आप ले आओ जिसमें ये साबित होता हो कि वैक्सीन देने से किसी भी रूप में किसी को भी कोई फ़ायदा होता हो, राइट। तो अब हमारा मुख्य सवाल ये था कि बच्चों में इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है, इसको समझने की फिर हमें ये समझना होगा हम क्या करें कि वो ठीक हो जाए, ऑटिज्म ठीक हो जाए, ADHD ठीक हो जाए, सेरेब्रल पाल्सी ठीक हो जाए, रियल मायने में ठीक हो जाए, वो मेन स्ट्रीम में लोग बच्चे आ जाए, नॉर्मल स्कूल में जाने लगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, खुद ही अपने कपड़े पहन पाए, माँ को माँ बोल पाए, बाबा बोल पाए, गाना गा पाए, डांस कर पाए। क्या ये हो सकता है? ये हो सकता नहीं, ये हो गया है। और आज हम ऐसे कुछ बच्चों को पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हालत यहाँ तक पहुँची कैसे। सन 2000 का ये अब देखेंगे आंकड़ा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। US में उस वक्त हर बच्चे को अनिवार्य रूप से 21 वैक्सीन लगते थे बचपन में, और तब वहाँ का ऑटिज्म था, हर 150 में से एक बच्चे को ऑटिज्म था। आज की तारीख में US में कम से कम 40 वैक्सीन लगते हैं, मैक्सिमम 70 वैक्सीन लगते हैं एक बच्चे को 10 साल के अंदर अंदर। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ते गए, उसी रफ्तार से ऑटिज्म का स्टैटिस्टिक्स भी बढ़ता गया। आज की तारीख में हर 31 बच्चे में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। लड़कों की बात करें तो हर 12 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है US में। यानी कि US में सड़क में जाते हुए 12 बच्चे मिलेंगे तो 12 में से रैंडमली एक बच्चा ऑटिज्म का मिल जाएगा। कितनी भयंकर बात है। इसका कंपैरिजन भारत के आंकड़े से करें तो भारत में 12 वैक्सीन लगते थे सन 2000 में एक बच्चे को 10 साल की उम्र तक। तो तब 2000 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हुआ करता था, 2000 में से एक बच्चा। आज की तारीख में हर बच्चे को 23 वैक्सीन कम से कम लगते हैं। तो आज की तारीख में हमारे देश में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। तो ठीक इसी तरह से ADHD का आंकड़े भी आपकी आंखों के सामने हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट बन जाए तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वैक्सीन अधिक बढ़ा दीजिए। जिस रफ्तार से वो बढ़ाएंगे उसी रफ्तार से उनके अंदर बीमारियाँ आती जाएंगी, बड़ी भयंकर तरीके से आती जाएंगी। हमारे पेरेंट्स में आपसे मिलाता हूँ कि वो बड़े खुश थे कि हम पेरेंट बने, बच्चे ने बोलना भी सीख लिया, बात करने लगा, समझने लगा, खड़े होने लगा। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन लगते गए जो चीज़ बच्ची की उपलब्धियाँ थी वो वापस आने लगी, धीरे धीरे वो रिवर्स होने लगी, वो गायब होने लगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती होगी किसी पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि मुख्य प्रॉब्लम क्या है। मुख्य प्रॉब्लम है वैक्सीन। लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में, सबके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है बार बार बोल बोल के कि वैक्सीन तो जान बचाता है, ये वैक्सीन ने आपको बचा के रखा, अगर ये बच्चे को नहीं लगाएंगे तो आप मर जाते हैं। याद कीजिए मेरी उम्र के लोग, जब हम बच्चे थे तो लकी थे हम, 2 3 4 वैक्सीन लग के ही काम छूट गया हमारा, राइट। तो इसीलिए हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ा, वी आर स्टिल हेल्दी। हालांकि वो 2 3 4 भी नहीं लगने चाहिए थे। तो अब ऐसे बच्चे हम सबके सोसाइटी में हमारे आसपास हैं, तो उनको हम ठीक कैसे करें। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि ऐसे बच्चे को दिक्कत ही ना आए। तो पहला मैसेज तो ये है कि किसी भी हालत में किसी भी तरह का कोई भी वैक्सीन कभी भी किसी को किसी भी रूप में नहीं लेना चाहिए। वेरी सिंपल, क्योंकि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं कि जिससे साबित होता हो कि किसी भी एक वैक्सीन से किसी भी तरह से कोई भी फायदा किसी को भी कभी हुआ है या हो सकता है। सबूत ही नहीं है, एविडेंस है ही नहीं। जिनको लगता है एविडेंस है तो वो दिखाइए। मैंने तो दिखाया एविडेंस, ये तो थोड़े से है, बाकी किताब में आप देख लीजिए। और ये एविडेंस मेन स्ट्रीम मीडिया का है, एविडेंस नहीं है। एक वो मेडिकल इंडस्ट्री बोल जरूर रही है, मेडिकल साइंस में एविडेंस नहीं है। हमने मेडिकल इंडस्ट्री को मेडिकल साइंस समझ रखा है। आप जब अपने घर में जाएंगे, जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप जब ये मेरा लेक्चर खत्म होगा अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए और बोलिए कि एक सबूत दिखा दो जिससे ये साबित होता हो कि कोई भी एक वैक्सीन किसी भी रूप में थोड़ा बहुत भी फायदेमंद है। एक दिखा दो, कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन लेते हैं तो उससे फायदा होता है, दिखा दो। याद रखिए, जब कुत्ता काटेगा तो या तो रेबीज आपके बॉडी में जाएगा या नहीं जाएगा, दो ही चीज़ तो होंगी। क्या पता कुत्ते का रेबीज था ही नहीं। अब रेबीज गया ही नहीं तो आप मरेंगे नहीं। और लेकिन सारा श्रेय किस पे दे दिया? वैक्सीन पे दे दिया। उसने मैंने वैक्सीन लगाया तो मैं बच गया। खैर वो टॉपिक आज का नहीं है, वो कभी और बात करेंगे। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का दिन है, तो अपने आप को आज़ाद कैसे करेंगे? अपने आप को आज़ाद तभी करेंगे जब अपने आप से आप पूछना सीखेंगे।
आंख बंद करके जब विश्वास नहीं करेंगे, आफ्टर ऑल इसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोला जाता है, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एविडेंस कहाँ है? ये बात आपको पूछना ही होगा, राइट? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वेयर इज द एविडेंस? एक एविडेंस तो लेके आओ।